नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। प्रारब्ध कभी आपसे आर्थिक सहयोग नहीं मांगता, लेकिन हाँ, जो सहयोग हम आपसे मांगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और इन्हें शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो प्रारब्ध के किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आप तक जाएगी। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ी हैं पहली बार बातचीत के क्रम में ज्योति सिंह जी। ज्योति सिंह जी न सिर्फ एक समाज सेविका हैं, बल्कि उसी के साथ बहुत रचनात्मक लेखन करती हैं। और जहां तक करंट अफेयर्स और पत्रकारिता का सवाल है, दूरदर्शन से इनका वर्षों का जुड़ाव रहा है। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ज्योति जी, हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी अपने डिसीजंस, अपने निर्णयों, चाहे छोटे निर्णय हो चाहे बड़े निर्णय हो, उसको लेके अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए मैं अक्सर सहज भाव में कहा करता हूं कि भैया, इनके बीच में मत आओ, हाथ पैर टांग टूटने की संभावना होती है। लेकिन जिस तरीके से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की विदाई हुई और विदाई के बाद अब नोटिफिकेशन आ गया है और अगले 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। इस बीच में हमेशा से कयास लगते हैं, जब कहीं कोई मुख्यमंत्री होना होगा, कौन होगा। और मोदी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऐसी है कि वो कहते हैं सबको पूरब की तरफ देखो, और सारे लोग पूरब की तरफ देख रहे होते हैं और नतीजा पश्चिम की तरफ से आ जाता है। यानी उनके बारे में यहां तक कहा जाता है कि भैया, जिनका नाम ज्यादा तैरा, ये तो मान लो वो बिल्कुल नहीं होंगे। ये हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चयन 2017 में देखा, जब मनोज सिन्हा जी गाजीपुर वाया होते हुए विंध्याचल की तरफ चल दिए, बनारस की तरफ, काशी की तरफ चल दिए, फूलमाला पहनते हुए, नाम खूब तैर रहा था, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री गोरखपुर से निकल के चले गए। अब निश्चित तौर पर एक सवाल यहाँ है जिस पर हम बात करेंगे। हम ये नहीं बताने जा रहे हैं, न इस पर हम कयासबाजी करने जा रहे हैं कि कौन है रेस में, कौन होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो संकेत अब मिल रहे हैं और इसको लेके बड़ी स्ट्रांग बातचीत विद इन दी विचारधारा हो रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो उसके मातृ संगठन आरएसएस से होके आती है, कि साहब देखिए, विचारधारा के बाहर से अगर आप आयातित लोगों को इतने बड़े संवैधानिक पदों पर रखेंगे तो आपको एम्बैरेसमेंट हासिल होगा। और ऐसे 2 एम्बैरेसमेंट निश्चित रूप से ईमानदारी से कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को उनके निर्णयों पर हासिल हुए हैं। पहला सत्यपाल मलिक साहब और फिर दूसरा धनखड़ साहब। ऐसे में हम इन्हीं दायरों के बीच में ये बात करेंगे कि क्या अब ये निर्णय विचारधारा आधारित लिया जाएगा कि संवैधानिक पद। वेंकैया नायडू जी का आप उदाहरण देख लीजिए, लेकिन उससे पहले और भी ऐसे उदाहरण हैं। हर कोई हेमंता विश्व शर्मा नहीं हो सकता, ये भी बात सही है। तो क्या आपको लगता है कि अब ऐसा कोई नाम आएगा जो वैचारिक धरातल पर एक लंबा जुड़ाव रखता हो भारतीय जनता पार्टी और उनके मातृ संगठन से? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? हम नामों पर जाएंगे ही नहीं। देखिए, पॉलिटिकल जितने भी दल हैं या जो सत्ता के गलियारे हैं और मीडिया, इन दोनों में फुसफुसाहट इन गलियारों में हमेशा से रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, वो फुसफुसाहट ही रहती है। और आपने भी कहा है, जो मैं भी मानती हूँ, कि मोदी सरकार जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है। मोदी जी तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि जब आप शपथ लेते हैं तो आप गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो गोपनीयता अगर इतनी स्ट्रांगली वो मेंटेन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, किसी भी मीडिया पर्सन कोई भी प्रिडिक्शन भी नहीं दे सकता उनको, उनके ऊपर कर नहीं सकता इस तरह से प्रिडिक्ट। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं, कयास लगाते हैं, क्योंकि उन गलियारों में घूमते हैं तो फुसफुसाहट कानों में पड़ती है और फिर उसके ऊपर हम चर्चाएं करते हैं। आपने ये पूछा कि अपने ही संगठन से कोई, बिल्कुल, दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, तो अब वो 2 बार जल चुके हैं, तो अब छाछ को भी फूंक के पीना पड़ेगा। तो रही बात संगठन की, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा मानना है कि अगर कहते हैं ना कि बिल्कुल संघ से ही है, एकदम संघ से प्योर,
उसके साथ जो विपक्ष है वो असहज होगा। राज्यसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में वो कहेंगे कि देखिए जी ये तो ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है कि जो हम दोनों की सुने। मान के चला जाता है कि वो दोनों पक्षों की सुनेगा, बनाती एक ही पार्टी है, मान के चला जाता है। तो वो कहेंगे कि इन्होंने तो पूरा अपना ही विचारधारा के व्यक्ति को बिठा दिया है और उनका क्या एक्सपीरियंस है इसमें उसमें। तो भाजपा में क्या है, उनको लेकर ऐसा होता है कि शायद बीजेपी का ऐसा व्यक्ति हो, बड़ा नाम, जो अभी उनका काफी कंट्रीब्यूशन रह चुका हो भाजपा में, और उनको रिटायर किया भी जा सकता है सम्मान पूर्वक, मतलब बहुत सम्मान के साथ। तो उनको एक अच्छा उच्च पद देकर भी करा जा सकता है, बजाय कि बाहर से कोई हाईजैक करके लाया जाए, उसको बिठाया जाए। वो किसी और पार्टी का तो मुझे नहीं लगता सवाल ही नहीं है। अब सवाल नहीं बनता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, है ना। तो क्योंकि उसमें फिर संगठन में भी इस तरह की बातें होती हैं कि भाई बार बार ही आप लोग बाहर से लाते हैं, क्या आपके संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है? और अब 27वें क्योंकि चुनाव भी होना है राष्ट्रपति का, मुझे ये लगता है कि उसको भी ध्यान में रखते हुए कि वो राष्ट्रपति कौन होगा, उनके अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति का भी चयन होगा। ठीक बात। अच्छा, एक चीज और, आपने जब कहा कि कोई सीनियर, काफी सीनियर और जो एक्टिव हो इस समय पार्टी के अंदर, उनको लाया जा सकता है, तो आपके कहने का एक आधार है वेंकैया नायडू जी। आप याद कीजिए, मोदी जी के पहले टर्म में वेंकैया नायडू जी सुपर एक्टिव, इतने शानदार मंत्रालय को संभालने वाले। और मैं कम से कम निजी तौर पर मुझे झटका लगा था जब वेंकैया जी को उपराष्ट्रपति बनाया था। मुझे लगा था कि एक टेन्योर और वेंकैया जी एक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे और सरकार में रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ये करते हैं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा, ज्योति जी, ये भी करती है कि कहीं के राज्यपाल को विधायकी का चुनाव भी लड़ा देती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। इस बीच में हुआ क्या कि जब ये सारी कयासबाजी चल रही थी, तो 2-3 दिन पहले शशि थरूर साहब, स्वनाम धन्य, इस समय बड़ी चर्चा में है। मोदी जी अच्छा उपयोग कर रहे हैं तमाम लोगों का। उन्होंने तो खैर ओवैसी का भी अच्छा सदुपयोग कर मारा। मोदी जी तो मोदी जी हैं। तो थरूर साहब से पूछा कि भाई कौन होंगे उपराष्ट्रपति। थरूर साहब ने बड़ा स्मार्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाई देखो, इसमें विधानसभा का कोई रोल नहीं होता, विधायक वगैरह इसमें वोटिंग नहीं करते। और दर्शकों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक, एमएलसी भी वोट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। उपराष्ट्रपति में केवल अपर हाउस और लोकसभा, यानी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स ही वोटिंग करते हैं। थरूर ने कहा कि भैया देखो, दोनों जगह उनका अपना बहुमत है, तो ये निश्चित है कि जिसको बीजेपी अकेले चाहेगी उसी को उठा के रख देगी। अब भाई लोग शशि थरूर साहब का नाम लेके उड़ पड़े। हमने पहले ही कहा तमाम चीजें। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, कांग्रेसी रिजीम या कांग्रेसी सत्ताओं के दौरान, ज्योति जी, हमने हमेशा देखा है, महसूस किया है कि रबर स्टैंप से ज्यादा कभी कुछ नहीं रहे। लेकिन मोदी सरकार में ये लगातार देखा गया, चाहे वो मोदी सरकार और प्रणब मुखर्जी साहब का रिश्ता रहा हो कामकाज का, अब राष्ट्रपति भवन और उपराष्ट्रपति भवन ये एक्टिव दिखाई देते हैं। यहां तक कि राज्यपाल भी रबर स्टैंप नहीं रह गए हैं और वो भी एक्टिव दिखाई देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति वाकई एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो केवल ऑर्डर ऑर्डर नहीं, और इसके अलावा, और नागपुर, आपने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये छाछ कहां से सप्लाई होने वाला है नागपुर? 50-50 50-50 ऐसे। अब जैसे कि अभी रक्षा मंत्री हैं, अगर आप उनके बारे में सोचते हैं, मैं कह नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, उनका बैकग्राउंड वही है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड है, उन्होंने इमरजेंसी में बहुत कुछ झेला है, बहुत पुरानी एसोसिएशनशिप है जो हमारा मतलब नेतृत्व है इस टाइम। आप बड़ा अच्छा मजबूत संगठन है, दृढ़ता है, और अच्छी बात है कि बहुत अच्छी हमारी कैबिनेट है। उसमें ये होता है कि अभी मुझे 2-3 दिन से ही पता चला है कि अब नई रेखा खींची जा रही है, जो अगली पंक्ति तैयार की जा रही है। तो जो सीनियर्स हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं सम्मान पूर्वक किया जाएगा ना।
तो जो हमें लगता है वो ये है कि हो सकता है समीकरण, मतलब मैं ये नहीं कह रही, राजनाथ सिंह हो सकते हैं कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, और उससे क्या है कि राजपूतों को भी साधा जा सकता है, एक बात। दूसरा है ना, तो इस तरह से और भी कुछ समीकरण हैं जो राजनाथ सिंह से बीट होते हैं। दूसरा ये है कि वो संगठन मजबूत रहेगा उनके रहने से। और जैसा आपने कहा कि उपराष्ट्रपति का अब वो डमी नहीं है, स्टैम्प की तरह नहीं है, अब उन्हें काम करना है। तो कर्मठ तो बहुत हैं, अगर वो रहते हैं उपराष्ट्रपति तो वो तो मुझे लगता है कि, और हाँ, तो तीसरी बात ये है कि जो विपक्ष है वो राज्यसभा में उनके लिए सहज है। किसी और नाम से, अब है अरुण जी का नाम आ रहा था जो संघ से हैं, और भी 2-3 नाम आ रहे थे। अगर वो लोग आते हैं तो उनसे शायद विपक्ष उतना सहज ना हो, उनको लगेगा कि बिल प्रॉपर संघ ही आ गया, ऐसी चीज थोड़ा सा एकदम ब्रेन पे वो अटैक करती है। और हो सकता है कि जैसी आप छीछालेदार आजकल देख रहे होंगे हर सत्र में होती है, मैंने शायद, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है ऐसा कि जब विपक्ष में बीजेपी थी इस तरह का कभी आचरण सदन में हुआ हो। अब इन प्रधानमंत्री के ऊपर डायरेक्ट अटैक, वो भी इतने खराब, और इवन अब तो स्पीकर को भी नहीं छोड़ते हैं और इधर इनको नहीं छोड़ते हैं अध्यक्ष को। बात यह है कि अगर कुछ इस तरह का बीजेपी आज डिसीजन लेती है तो फिर यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दोनों तरफ से साध ले और डोमिनेट हो, उसका डोमिनेंस भी होना चाहिए, उसको काम करना आना चाहिए, जो गवर्नमेंट में किस तरह काम होते हैं उसका एक्सपीरियंस हो उस चीज में, कि वो कहीं लैक ना कर जाए। क्योंकि जिस तरह से लैक पोलिंग करते हैं ये लोग, उनको पकड़ना भी वो है ना जरूरी है। ये तो वेल में आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, प्रधानमंत्री के फेस के आगे आ जाते हैं, तो ये जो हरकतें होती हैं ये तो बहुत ही खराब है ना। उनको भी पकड़ के कस के रखने के लिए, हालांकि धनखड़ जी ने शुरुआत में बड़ा अच्छा किया था मैनेज। लास्ट सत्र में हम लोगों ने देखा कि काफी मैनेज किया, लेकिन फिर क्या, अब पता नहीं जो भी हुआ है राजनीति उसमें स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जाना पड़ा। हाँ, हम तो उसी पर रहेंगे, हाँ जी। अच्छा, एक चीज और, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की। उसी दिन एनडीए की एक बैठक हुई, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भाजपा की नहीं, एनडीए की एक बैठक हुई। और 240 के बाद जो ये तीसरा टर्म है उसमें एनडीए, हालांकि 2014 में भी अकेले बहुमत था, 19 में भी अकेले बहुमत था, फिर भी सरकार एनडीए की थी, मंत्रिमंडल आप देख लीजिए, तो कोई फर्क दिखाई नहीं देता है, भले 240 सीट हो, वो काम में भी, वो सरकार में चेहरे भी या संतुलन भी। क्या आपको ऐसा भी कोई संभावना दिखाई देती है कि ये पद एनडीए के किसी घटक दल के खाते में जा सकता है? देखो, जैसे हम मंथन कर रहे हैं ना, मंथन वो भी कर रहे हैं, और वो यही करेंगे कि कल को फिर किसी और ने डिच मार दिया, तो फिर किसी ने धोखा दिया, तो फिर अपना जो घटक दल है उसके साथ संबंध खराब होना अच्छी बात नहीं होगी। अभी तो इनके साथ ऐसा नहीं था, इनसे आपने जो भी हुआ रोल हो गया, बट आगे अगर आप किसी भी जिनका सपोर्ट आपको है, अगर आप उनके साथ, तो या तो आप दब के रहोगे उनसे, वो तो मोदी वो जी जैसे चाहेंगे रह नहीं वैसे रहे। करेंगे। और जो जिस विचारधारा का होता है, जैसे शशि थरूर का भी अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि शायद इनको ना कर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि उनकी विचारधारा घोर कांग्रेसी ही रही है शुरू से। अब तक जो व्यक्ति कल तक किसी और का है वो आज आपका एकदम से नहीं होगा, उसको बदलते बदलते समय लगेगा, है ना। हाँ, उन्होंने अच्छा जेस्चर दिया, वो देश के साथ खड़े दिखे, बाकी उनका क्या कंट्रीब्यूशन होल लाइफ रहा है फॉर कंट्री, उनको साइड में रखा ना कांग्रेस ने, क्यों रखा? तो वो सारे एक बड़े हाँ, उसके साथ जब कोई आता है ना एक्सपीरियंस से, तो वो नाम देखा जाता है। एकदम ठीक बात। और कांग्रेस की ज्योति जी, ये तो बड़ी पुरानी परंपरा रही है, आप पटेल जी के समय से देख लीजिए, तो कांग्रेस में जो भी राष्ट्र प्रथम या राष्ट्रवादी
मनोभाव से रहता है वो हमेशा साइड लाइन रहा है। तो ये कोई नई बात हाँ, नहीं है। वल्लभ भाई पटेल, हालांकि मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, पटेल साहब और शशि थरूर साहब की कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस में ये रहा है, आप नेशन फर्स्ट हैं, जरा सा भारतीय हैं, तो ये विदेशी मालिक परिवार आपको ठिकाने लगाएगा, साइड लाइन करेगा। अच्छा, आपने बताइए, मैं इतने दिमाग लगा के मैंने सोचा कि ज्योति जी से निकलवाऊं कि एनडीए के घटक दल के पास ये पद जा सकता है कि नहीं। आपने ऐसा पानी मारा कि नीतीश जी का नाम जो थोड़ा बहुत चल भी रहा था कयासबाजियों में, वो दरवाजा बंद हो गया। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। आखिर धनखड़ साहब और सत्यपाल मलिक के चुनाव में आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई? और नरेंद्र मोदी जी, ऐसे तो हुआ नहीं होगा कि धनखड़ साहब जो बिल्कुल एक तरह से साइड लाइन थे, पार्टी में जरूर थे, ऐसी बात नहीं है, और उसी तरह सत्यपाल मलिक साहब, उनका भी कहीं कोई ऐसा नहीं था। एक दबी दबाई बात चलती है कि साहब वो जाट समाज को और बैलेंस करने के लिए, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति में ये कंसिडरेशन होता है? क्योंकि राजनाथ जी का नाम लेते हुए आपने कहा कि नहीं, राजपूत सध जाएंगे, हालांकि ये क्लासिकल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रही है भारत की। जी। थोड़ा-थोड़ा सा राजपूत ना कहीं-कहीं नाराज़ रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ सोची है, क्योंकि वो नेग्लेक्टेड फ़ील भी करते हैं बहुत सारी जगह। तो ये है कि किसानों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, अभी भी कर रही है, और जो आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल फाइट जो ट्रम्प से भी चल रही है, उसमें भी एक एक पॉइंट किसानों का फ़ेवर भी है मोदी सरकार का, वो अलग मैटर है। कहना ये है कि यहाँ पे समीकरण कैसे बिगड़ा, जब आप किसी को ज़ीरो से हीरो बना दिया, आपने राज्यपाल बनाया, फिर आपने उपराष्ट्रपति बनाया, ऐसे सत्यपाल मलिक जी के साथ में। मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति को पद मिल जाता है ना, तो वो भूल जाता है कि उसको इस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा करने वाला कौन था, क्योंकि वो ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गए तो अब नीचे से हाथ किसने बढ़ाया था, पुश किसने किया था, वो भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं किसी और के हाथों पे ही आज भी खड़ा हूँ। तो ये हुआ। दूसरा क्या है कि भूलना कोई वो नहीं है, भूलते हैं लोग, स्वाभाविक मानवीय वो है। लेकिन बात ये है कि उसमें जिस विचारधारा से आप सारी ज़िंदगी जुड़े रहे, कांग्रेस का भ्रष्टाचार और कांग्रेस के लालच, इन सब चीज़ों को सभी जानते हैं। घोटालों की राजनीतियाँ रही हैं। एक जो सिस्टम बनाया हुआ था, जो कांग्रेसी सिस्टम हम आज भी भुगत रहे हैं कि भाई यहाँ ऐसा है, न्यायपालिका ये, फलाना ये, मतलब सभी जगह हम लोग मानते हैं कि अभी भी कांग्रेसी सिस्टम चल रहा है। वो कांग्रेसी सिस्टम जो नेता 60-70 की उम्र तक आते-आते उसमें वो जिया है, उसने वो किया है, तो वो आज कैसे एकदम बदल जाएगा? आज आपने उसकी कुछ बातें देखकर उसको बना दिया कि भाई ठीक है, ये हमारे लिए ठीक हो सकते हैं, ये जाट समुदाय क्योंकि किसान आंदोलन था और ये इस तरह से हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि वो वापस कोई तो ऐसे टकराव समीकरण अंदर हुए हैं कि वो बदल गए, पलटी मार गए। वो वहाँ स्ट्रिक्ट होके नहीं रह पाए कि हम देश के साथ हमें रहना ही है। अब हम इस संगठन में आ चुके हैं, वो भूल चुके थे, क्योंकि कांग्रेस कल्चर यही है। सिर्फ मतलब मौका परस्ती, तो अगर मौका परस्ती है तो वो तो इस तरह के ही आचरण फिर आगे आके दिखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और यहीं पर कयासबाजियों की चर्चा हम भी अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए दर्शकों, हम कोई नाम, अब जिक्र में नाम आ जाता है, कुछ तो नाम बोलना पड़ेगा। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि फलाने खंभा उपराष्ट्रपति बन सकता है, फलाने दीवाल उपराष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि ये बिंदु विचारधारा के बाहर से आए हुए दो ऐसे खट्टे अनुभव, तो इसके बाद ये लॉजिक बनता है कि अब विचारधारा के साथ, अब विचारधारा केवल नागपुर की यानी आरएसएस की वैचारिक विचारधारा नहीं हो सकती, पार्टी की भी एक अपनी राजनैतिक विचारधारा है। इसलिए ज्योति जी ने कहा कि एक्टिव सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर से किसी व्यक्ति को ये लेके आ सकते हैं। मंथन वहां भी चल रहा है, समय अभी खूब है, नोटिफिकेशंस आई है और 9 सितंबर को ये चुनाव होगा। और ये तो निश्चित है, जैसा कि शशि थरूर साहब ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया देखिए, इसमें किसी राज्य सरकार
और विपक्ष के उछलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कोई भूमिका नहीं है। ज्योति जी ने एक बहुत मार्के की बात कही कि राज्यसभा में निश्चित तौर पर इस तरह के उद्दंड, अराजक, अकर्मण्य और महानेगेटिव विपक्ष को साधने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। वेंकैया जी इसके बड़े उदाहरण हैं। धनखड़ साहब चले थे, लेकिन धनखड़ साहब कहाँ बहक गए, ये अलग बात है। तो कई ऐसे बिंदु ये दिखाई देते हैं कि एक गंभीर, मझा हुआ राजनीतिक और अनुभव रखने वाला व्यक्ति वो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। एक संकेत और ज्योति जी आपकी बात से मैं निकाल रहा हूं। आपने कहा, याद दिलाया कि 27 में राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति से प्रमोशन होके राष्ट्रपति, ये क्लासिकल रास्ता भी रहा है, तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। और यहां से वो जो एक नाम आपने उत्तर प्रदेश से राजनाथ जी का लिया, तो ये समझ में आता है और ये मुझे लगता है कि सम्मानजनक एक विदाई होगी, जिसकी शुरुआत अभी उपराष्ट्रपति पद से हो सकती है, जो कि अंततः राष्ट्रपति पद तक जाएगी। नीतीश जी का दरवाजा आपने बंद कर दिया, शशि थरूर ने खुद अपनी खिड़की बंद कर ली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात कहूंगी कि अगर सरकार फिर से चाहती है कि कोई दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग से अगर कोई राष्ट्रपति अगली बार बनाते हैं, तो उपराष्ट्रपति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में हो सकता है। ठीक, ये भी एक है। क्या करिएगा, हालांकि ये मतलब बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन फिर भी अब जो है सो है, क्योंकि राजनीति है और राजनीति इसी देश में करनी है। ज्योति जी, पहली बार आपसे बातचीत हुई है ऑन कैमरा, हालांकि हमारी आपकी बातचीत होती रही है। आप बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और दर्शकों, ज्योति जी से आज ये पहली बातचीत, बहुत अच्छा अनुभव रखती हैं, विश्लेषण का बहुत अच्छा लिखती हैं, तो निश्चित तौर पर फील्ड में भी इनके तमाम सूत्र हैं, क्योंकि दूरदर्शन का अनुभव है पुराना। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे जटिल विषयों पर या सरल विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत आपको देखने को मिलेगी ज्योति जी से। और दर्शकों के सामने मैं ज्योति जी से कमिटमेंट देता हूं कि प्रारब्ध के इस मंच पर हम आगे भी बात करेंगे। दर्शकों, आज की चर्चा इसी कयासबाजी के साथ समाप्त करेंगे। बाकी 9 सितंबर को हम देख लेंगे कि कौन उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम इतने भारी वाहनों के बीच में अपनी टांग ना हम फंसाएंगे ना ज्योति जी फंसाएंगे। ये जो हमें संकेत मिले आपके सामने रखा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, एक बार फिर वही निवेदन, हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसका प्रसार ज्यादा हो, और शेयर करेंगे तो अतिरिक्त आशीर्वाद, बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको जाएगी। ज्योति जी, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और ज्योति जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय श्री राम।